नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाएगी, दूर दराज के इलाकों का भी विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आम बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मार्ग प्रशस्त। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे। देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। दुनिया भर में आज रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाए। रोहित शर्मा का शानदार 161 रन का योगदान। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 आज पारित कर दिया। लोकसभा में ये विधेयक आज पारित हुआ, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कैडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई है। हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए। जम्मू कश्मीर के बहुत से नागरिकों को पिछले 70 वर्षों में बिजली का कनेक्शन नहीं मिला था और पिछले 7 महीनों के दौरान उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है और इस केंद्र शासित प्रदेश में अनेक विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। श्री शाह ने कहा कि सुदूर इलाकों के विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना राष्ट्रहित में है। जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। यहाँ कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया, मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे का कोई संबंध नहीं है और ये दावा किया कि राज्य का अधिकार उचित समय पर दिया जाएगा। 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। गृह मंत्री ने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर पर 70 वर्षों तक शासन किया, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र को विकसित करने या रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि कोई भी बड़ा कारोबारी जम्मू कश्मीर में पहले निवेश नहीं कर रहा था, लेकिन धारा 370 के निष्प्रभावी होने के बाद कई व्यापारी निवेश कर रहे हैं। गृह मंत्री ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों की कड़ी निंदा की। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में है उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है।
जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे, उनके मानवाधिकार नहीं है? क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। मध्यस्थता सुधार विधेयक 2021 तथा संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। बाद में अध्यक्ष ने सदन को 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। ये बजट कोविड से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार के सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। India to become Atmanirbhar even after the pandemic, and even as the pandemic is probably reviving in some countries, because we had an approach which was very spearheaded from the front by the Prime Minister himself. We've had a kind of retraction in the pandemic. The death rates are the lowest in the world. Active cases have come down. We have actually managed to bend the curve. And as a result, the revival of the economy looks lots more sustainable. And this budget, therefore, gives the necessary impetus. लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि विकास के लिए कई कदम उठाए। श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों को गलत समझा गया है। कृषि क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। Benefits worth 1.15 lakh crores have been transferred to the bank accounts of 10.75 crore farmers scheme of Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. 1920B to 2021B, the allocation of 75,000 crores was made under the scheme. Of course, in the RE of 2020-21, the allocation has been rationalized. I'll tell you why reduction. 65,000 it became because our estimate was that 69 lakh estimated farmers from West Bengal have not received as per our allocation because the list hadn't come to us, and when we included 69 lakh farmers into the account and gave 75,000 crores, but it couldn't be utilized, therefore in RE it came down to 65,000. वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष लगभग 19% की वृद्धि की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे। श्री मोदी चेन्नई में अत्याधुनिक अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे। इस टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के युद्धक वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से देश में ही डिजाइन विकसित और निर्मित किया है। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन भी करेंगे और वॉशरमैनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई से अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री केरल यात्रा के दौरान भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के प्रोपेलिन आधारित पेट्रो रसायन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप समूह में रोल ऑन रोल ऑफ वेसल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विज्ञान सागर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे कोच्चि बंदरगाह में साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से आरंभ हो गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरी खुराक उन लाभार्थियों को लगाई जा रही है जिन्हें टीकाकरण अभियान की शुरूआत के दिन 16 जनवरी को टीका लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने बताया कि दूसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं। इसी से उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिले। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि अब आगे आएं और अपनी वैक्सीन लगाएं, चाहे अपना पहला टीका हो या दूसरा टीका हो, सब आगे आके लगाएं। इसी से हम फिर कोविड से निकल पाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,395 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 1,06,625 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,36,571 है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक 79,67,647 लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को 15 फरवरी से कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक देना शुरू करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल तक राज्य में कुल 6,48,573 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी थी। स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के अलावा मुंबई पुलिस कर्मियों को भी कोविड-19 निवारक टीका लगाया जा रहा है। पुलिस बल के लिए विशेष टीकाकरण अभियान इस महीने की 6 तारीख से शुरू हुआ, जो अभी भी चरणबद्ध तरीके से जारी है। मुंबई में कुल 1,07,000 लाभार्थियों में से जिन्होंने कोविड-19 निवारक टीका लगवाया है, उसमें 11,679 चिकित्सा अधिकारी है, 5,000 से अधिक नर्सें हैं, लगभग 192 वैज्ञानिक है और 1,000 से अधिक मेडिकल छात्र है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन की खुराक दी गई उसे किसी भी तरह के दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में अब तक 5,510 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 16 दिनों में 5,256 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया, जबकि बीते 5 दिनों में 254 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया गया। आज विश्व रेडियो दिवस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। इस वर्ष के रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो, जिसके अंतर्गत पूरे संकटकाल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा। आज हम महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं को लुभाया है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ समाचार वाचक देवकीनंदन पांडे ने दूरदर्शन पर साक्षात्कार में रेडियो के बारे में विचार व्यक्त किए थे। रेडियो के कार्यक्रमों को आप इतना आकर्षक बनाइए कि लोग उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाए। अब 40 साल से न्यूज पढ़ते हुए मेरी जबान एक सांचे में सी ढल गई है। अब जब मैं कमेंट्री कहीं पे बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये तो वही आवाज है जो रेडियो से खबरें पढ़ते थे, पांडे जी हैं। या एक्टिंग भी करता हूँ, डायलॉग्स भी बोलता हूँ, तब भी उनको ये वही मेरी इमेज उनके दिमाग में रहती है। अंग्रेजी समाचार वाचक मेलविल डी मेलो की मधुर आवाज को कौन भूल सकता है, जिन्होंने देश में कई लोगों को आवाज की दुनिया का कलाकार और समाचार वाचक बनने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत है श्री डिमेलो और वरिष्ठ कमेंटेटर जसदेव सिंह की आवाज की झलक। मेलविल डिमेलो जो मैंने पहली कमेंट्री सुनी थी जिसने मुझे मुतासिर किया, वो थी महात्मा गांधी का। Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowds.
Now the fire is caught and more people sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the Father of our nation. कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुआ कि मैंने मेरी माँ से कहा पंजाबी में कि बीजी मैं तो हिंदी में कमेंटेटर बनूंगा। तब तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, हिंदी का एक अक्षर भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री करूंगा तो वो हंस दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बधाई दी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं। खेत खलियान में शाम पर चाय की टपरी पर टीवी नहीं दिख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के मोबाइल ऐप पर 200 से ज्यादा लाइव स्ट्रीम जारी करने से अब देश के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुना जा सकता है। Today is World Radio Day, and I think what we did with the News on Air app to put 200 plus live streams on a mobile app for radio anywhere in India, I think is a fantastic innovation. I don't think any broadcaster in the world has that. So all of that is going to create avenues for our digital growth going forward. But all of this will happen only if we transform the way we work. We have to think cloud, we have to think automated, we have to think IT and software and algorithms. That's the only way this change is going to happen. We cannot operate the way we operated in the past. I think that's the imperative, that's the need of the hour. उत्तराखंड में टनल में फंसे 25 से 30 लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। बचाव दल ने एक अन्य टनल तक पहुंचने में सफलता पाई है, जिससे वहां फंसे हुए लोगों का पता चल सकेगा। हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी ने चमोली जिले में तपोवन टनल से ये जानकारी दी है। इस अभियान के बारे में और जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद तिवारी के पास। सुशील, बताइए कि खोज और बचाव कार्य की क्या स्थिति है? देखिए विमलेंदु, जो घटना स्थल पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, आज शाम को उसमें एक नई मशीन शामिल की गई है जो ज्यादा बेहतर तरीके से ड्रिल कर सकती है और उससे उस होल को चौड़ा किया जा रहा है जो नीचे जा रही सुरंग में पहुंचता है। और इस सुरंग को चौड़ा करके उसमें कैमरे और दूसरे तकनीकी उपकरण डालकर अंदर फंसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही कीचड़ को निकालने का काम भी लगातार चल रहा है। यहां आपको बता दें कि एक नए मोर्चे पर काम आज शुरू हुआ है। जो सुरंग के ऊपर का हिस्सा था, वहां एक बड़े हिस्से में लगभग 40 फीट की ऊंचाई तक मलबा जमा है। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में जिंदगियां हताहत हुई हैं। आज नदी को एक तरफ डाइवर्ट किया गया है और वहां से रास्ता बनाकर उस कीचड़ भरे हिस्से में पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर कोई वहां शव मिल सके तो उन्हें बरामद किया जा सके। विमलेंदु, धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बना लिए थे। ऋषभ पंत 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे 67 और चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए। शुभमान गिल और विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इस मैच में 50% क्षमता के साथ दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति दी गई है। 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाएगी, दूर दराज के इलाकों का भी विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा,
आम बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास योजनाओं के शुभारंभ के लिए कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे। देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। दुनिया भर में आज रेडियो दिवस मनाया जा रहा है और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाए। रोहित शर्मा का शानदार 161 रन का योगदान। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है लोकसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। आज लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा, जो पिछले महीने जारी किया गया था। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया गया। उन्हें पता नहीं है कि ये सांप्रदायिक सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसले करती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त में किए गए वादों के बारे में प्रश्न उठाया गया। अभी तो अनुच्छेद 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं। 70 साल का हिसाब कौन देगा? शाह ने कहा कि जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिला, वे हमसे 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं इस सदन को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझें। राजनीति करने के लिए कोई ऐसा बयान न दें जिससे जनता गुमराह हो। शाह ने कहा कि ओवैसी अफसरों का भी हिंदू मुसलमान में विभाजन करते हैं। एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या? उन्होंने कहा कि अफसरों को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के सांविधिक संकल्प को अस्वीकार करते हुए ध्वनि मत से विधेयक को स्वीकृति दे दी। राज्यसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के टी सुमिति ने कहा कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ताकि राज्य के प्रशासन में केंद्र का दखल हो। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जारी हैं और विकास के काम थम गए हैं। विकास के जो वायदे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की चिंता अनुराधा ने कहा कि इस विधेयक से जम्मू कश्मीर के देश के साथ एकीकरण की शुरुआत होगी। जदयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा है और ऐसे में अनुच्छेद 370 के बारे में अब चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए लाए गए इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए। बसपा के मलूक नागर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के गरीबों, गुर्जर, बकरवाल समुदाय और दलितों का जो हक छीना गया वो उसे दिया जा रहा है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाले बाहर के अधिकारियों को कुछ वर्ष के लिए वहां रहने दिया जाए ताकि बेहतर नतीजे निकल सकें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव ने कहा कि इस तरह तेलंगाना के विकास की भी जरूरत है और ऐसे संशोधन तेलंगाना के लिए भी लाए जाने चाहिए। IUML के ET मोहम्मद बशीर ने कहा कि कश्मीर में अब भी पिछड़ापन है, वहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब दिया।
श्रीमती सीतारामन ने केंद्रीय बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका रखने वाला बजट करार देते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार के सुधार के कदम उठाने से डिगा नहीं सकी। उन्होंने कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है। उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ये बजट लाया गया है और इस बजट ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की भूमिका रखी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ दूसरे देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ और स्थिति से जिस तरह से निपटा गया, उसका नतीजा है कि अर्थव्यवस्था सतत रूप से आगे बढ़ रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जनसंघ के दिनों से लेकर आज तक भाजपा की आर्थिक नीतियां एक रूप रही हैं और सरकार ने भारतीय उद्यमियों, व्यापारियों, युवाओं आदि के कौशल को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने करदाताओं, उद्यमियों और ईमानदार नागरिकों का सम्मान करते हुए इन नीतियों का पालन किया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस बजट में कृषि में आवंटन क्यों घटाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात को गलत तरीके से रखा गया है। लोकसभा में आज अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थितकरण और सेवा शर्त विधेयक 2021 पेश किया गया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने निचले सदन में ये विधेयक पेश किया। इसके माध्यम से सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकार अधिनियम 1994, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, पौधों के किस्मों एवं किसानों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2013 आदि के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का उपबंध किया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि म्यांमार की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वहां लोकतंत्र बहाल हो और निर्वाचित प्रतिनिधियों और आंग सांग सूची को रिहा किया जाए। भाजपा सांसद ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन सभापति सदन को चलाते हैं, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने लोगों को मौन रखने का निर्देश दिया है और लोग खड़े हुए, वो लोकतंत्र का अपमान है और विशेषाधिकार हनन का मामला है। भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि म्यांमार में लोकतंत्र बहाल हो। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के कई उग्रवादी संगठनों के लोग म्यांमार में छुपे हुए हैं। म्यांमार के साथ हमारी लंबी सीमा है, इसलिए वहां लोकतांत्रिक सरकार होना जरूरी है। शिवसेना के विनायक राउत ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क कम कराना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस के हिबी ईडेन ने केरल में कोरोना वायरस संक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार इस महामारी से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जहां महामारी की स्थिति में सुधार है, वहीं केरल में स्थिति बहुत खराब है। ईडेन ने कहा कि केंद्र सरकार केरल में कोरोना वायरस की स्थिति का पता करने के लिए एक विशेष टीम भेजे। शिवसेना के राहुल शिवाले ने कहा कि कर्नाटक में मराठी भाषी बहुल आबादी वाले जिलों को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है। हालांकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला आने तक इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। भाजपा की प्रीतम मुंडे ने कोरोना संकट के कारण सांसद निधि के निलंबित होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे और सांसदों को इस निधि का 100% नहीं तो कुछ हिस्सा खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से 15 लाख रुपए करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की मांग की है, लेकिन इसे एक बार में बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाएं। अभी आप लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाएगी। दूर दराज के इलाकों का भी विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा आम बजट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे।
और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।